Good morning, students. Today we start with history. We have read in the previous class Mughal rule, but now in the 8th class we study the modern history. The chapter 1, when, where and how. In this book, we will read about the changes which the Indian subcontinent experienced from the 18th century onwards. इस बुक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में कितने चेंजेस हुए एंड फॉलोइंग द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर्स, और ये सारे चेंजेस यूरोपियन ट्रेडर्स के यहाँ पर आने की वजह से हुए। जो यूरोपियन व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आए थे, उनके द्वारा जो चेंजेस हुए, पर्टिकुलरली द ब्रिटिश थे वो लोग। द पीरियड इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियड, और वो जो टाइम पीरियड था वो मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है, यानी मॉडर्न इंडिया। द ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश इंडिया आर मोर रिसेंटली द कॉलोनियल पीरियड, और बाद में ये कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जाना गया। लेट अस स्टडीज इन डिटेल। ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री का मतलब है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था उसके बारे में इंडियन हिस्ट्री में। In the 19th century, when British historians started writing the history of India, 19th century में जब ब्रिटिश हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, बहुत बड़े बड़े लेखक जिन्होंने लिखना शुरू किया इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, दे शोड लिटिल एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। उन्हें थोड़ा बहुत इंडियन सोसाइटी को एप्रिसिएशन किया, यानी उनको बहुत अच्छा माना, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स को। एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। एंशियंट और मिडिवल इंडिया के टाइम पर, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर नहीं आए थे, उससे पहले वॉज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ लिटिल और नो डेवलपमेंट। ये माना जाता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो एंशियंट और मिडिवल इंडिया था उस समय पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, विद द ऑर्डिनरी पीपल सफरिंग अंडर क्रूअल रूलर्स। जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने जो आम लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया, और वो लोग बहुत ज़्यादा इन क्रूअल रूलर के अंतर्गत बहुत सफ़र कर रहे थे। देयर वर सेवरल सोशल इवल्स इन द सोसाइटी। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां थी, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम एंड लो स्टेटस ऑफ वुमेन, और जो वुमेन का स्टेटस था सोसाइटी में वो बहुत लो था। Thus, in their view, the modern period of Indian history began with the establishment of the British rule. और ये व्यू हमें देखने को मिलता है, द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के इस्टेब्लिशमेंट के बाद हमें ये देखने को मिलता है। द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की, रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी है, फोकस प्रिमिनरी ऑन द रूल ऑफ द इग्नोर्ड ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और ये जो फोकस किया है उन्होंने जो मॉडर्न इंडिया को दिखाने का, और वो गवर्नर जनरल जो यहाँ पर जिन्होंने रूल किया उन्होंने बताया है, दे कम्प्लीटली इग्नोर्ड इशू इन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल। वो पूरी तरह से उन्होंने अनदेखा किया हमारी रोज़ की लाइफ के बारे में, हमारे लोगों के व्यवहार के बारे में, कि और हमारे लोगों की सोसाइटी के बारे में कि वो कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं। दे ऑल्सो डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू आइडिया एंड मूवमेंट स्प्रेड। और ये भी नहीं जानते थे, वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर सके कि कैसे नए आइडियाज़ है और जो मूवमेंट है वो कैसे स्प्रेड होगा, बिकेम पॉपुलर, और कैसे पॉपुलर होगा, एंड हाउ सोशो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस। और जो सोशल और कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी आदान प्रदान, जो हमारा सोशल और कल्चरल है एक्टिविटीज़ हैं, वो कैसे काम करेगी। द ब्रिटिश थिंकर एंड हिस्टोरियंस जेम्स मिल इन हिज बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817। एक ब्रिटिश थिंकर यानी विचारक और एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुए हैं जेम्स मिल। उन्होंने अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 में तैयार हुई, डिनाउंस द प्री ब्रिटिश पीरियड एंड ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने इसके खिलाफ जो ब्रिटिश रूल था उसके बारे में और प्री ब्रिटिश पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दी, एंड ग्लोरीफाइड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो इतना ज़्यादा जो ग्लोरीफाइड हुआ, जो ब्लेस हुआ, जो ब्रिटिश रूल को डिग्निटी मिली, उसके बारे में भी बताया। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, पहले हिंदू, देन मुस्लिम एंड देन ब्रिटिश।
While the Hindu and Muslim period were identified with everything that obstructed the growth of Indian society. हिंदू और मुस्लिम टाइम का जो पीरियड है वो आइडेंटिफाइड होता है, हमें पता चलता है जो हमारे ऑब्स्ट्रक्टेड, जो हमारी उस समय पर जो चीज़ें हुई, ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब है जो उस समय घटनाएं हुई, जो इंडियन सोसाइटी में जो हमारी ग्रोथ थी हिंदू मुस्लिम की, वो सब चीज़ों को देखकर द ब्रिटिश पीरियड वॉज सीन एज द डॉन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो ब्रिटिश पीरियड जो टाइम पीरियड था वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन का डॉन था, यानी एक एहसास था, एक जागरण का, एक मॉर्निंग जैसे कहते हैं, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन के सामने आने का, कैरेक्टराइज बाय द एग्लिटरेरियन प्रोग्रेसिव वैल्यूज़। और इसको कैरेक्टराइज करते हैं हम जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज़ हुई, यानी जो हमको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वो इस मॉडर्न पीरियड टाइम पर मिली। इन द मॉडर्न और ब्रिटिश पीरियड अ नंबर ऑफ चेंजेस सच एज अर्बनाइजेशन। मॉडर्न और जो ब्रिटिश पीरियड है उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, अर्बनाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ हुए, कम्युनिकेशंस बढ़े एंड न्यू इंडस्ट्रियल टेक्निक्स परफॉर्म्ड हुई, यानी नई नई मशीनों की शुरुआत हुई एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, और जो लोगों की लाइफ है वो बहुत चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्म्ड हुए इन चीज़ों के बारे में। The British also took credit for introducing a uniform and modern administrative structure throughout the country. British ये क्रेडिट लेना चाहते थे और इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्म यानी एक जैसा होना, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो पूरे देश में। Mill's view was supported by a dominant section of British administrator and historian called Anglicists. Mills के व्यू जो कि डोमिनेंट सेक्शन था, यानी जो पावरफुल सेक्शन था, उनको सपोर्ट करने का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और हिस्टोरियन जो कि एंग्लिस्ट कहलाते, जो कि इंग्लिश स्पोकन थे, एंग्लिस्ट मीन स्पोकन इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे। However, later historians cautioned this periodization of Indian history and pointed out the following drawbacks. और बाद में जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये इस पीरियडाइजेशन, जो ब्रिटिश इंडिया का पीरियडाइजेशन था, उस पर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए इंडियन हिस्ट्री के बारे में, और उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कमियां भी थी। इट वॉज बेस्ड solely ऑन द रिलीजन फॉलोड बाय द रूलर, और ये जो सिंपली एक धर्म पर आधारित था हमारा देश, जो रूलर्स द्वारा फॉलो किया जा रहा था। द हिस्टोरियन पॉइंटेड आउट हाउ रूलर्स आर डाइवर्स फेथ हैव को एग्जिस्टेड इन इंडिया। हिस्टोरियन ने पॉइंटेड आउट किया कि किस तरह से रूलर्स ने उनका डाइवर्स फेथ, यानी उनका अलग अलग जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके ऊपर कैसे विश्वास दिलाया, और वो कैसे इंडिया में आया, को एग्जिस्टेड हुआ एट ऑल टाइम, सारे हमेशा जब तक ब्रिटिश टाइम पीरियड रहा, एंड हैव ऑल्सो रूल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और वो किस तरह से सेम पीरियड में रूल्ड करते रहे। इट इग्नोर्ड सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन द इंडियन सोसाइटी, इकनॉमी एंड कल्चर, और ये उन्होंने इग्नोर किया, अनदेखा किया सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो कि इंडियन सोसाइटी में हुए, इकनॉमी के वे में भी और कल्चर के वे में भी। Moreover, such a periodization suggests that the belief of the common people did not matter. अगर हम देखें तो जो पीरियडाइजेशन था, यानी जो टाइम पीरियड था, वो सजेस्ट करता है कि कॉमन लोगों के बिलीफ में डिड नॉट मैटर, यानी वो उस समय जो ब्रिटिश पीरियड था वो कॉमन लोगों के लिए नहीं था, वो उनको कोई मैटर नहीं करता था कि कॉमन लोग क्या विश्वास करते हैं उस बात। द हिस्टोरियंस चैलेंज मिल्स पीरियडाइजेशन, जो हिस्टोरियंस से इतिहासकार थे उन्होंने मिल्स के पीरियडाइजेशन यानी टाइम पीरियड को चैलेंज किया। दे पॉइंटेड आउट दैट द ब्रिटिश पीरियड वॉज नॉट ऑल दैट एनलाइटेंड बिकॉज अंडर ब्रिटिश रूल, और जो उन्होंने पॉइंटेड आउट किया कि ब्रिटिश पीरियड पूरी तरह से एनलाइटेंड नहीं हो पा रहा, अवेकन नहीं हो पा रहा, जागरूक नहीं हो पा रहा, किसके अंतर्गत, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत। पीपल इन इंडिया डिड नॉट हैव फ्रीडम और लिबर्टी, लोगों में कोई फ्रीडम और लिबर्टी नहीं है। मैनी हैड नो एक्सेस टू इक्वलिटी, और किसी की भी कोई वैल्यू नहीं है इक्वलिटी के प्रति, और बिल्कुल बराबरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैम even the benefits of economic growth made during the British period do not seem to have reached the common man। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स होने चाहिए, जो इकोनॉमिकली जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें थी, वो ब्रिटिश पीरियड में इतनी कॉमन लोगों तक नहीं पहुंच रही है। हैंस दे रेफर टू द ब्रिटिश पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज द कॉलोनियल पीरियड। इसलिए जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था उसको कॉलोनियल पीरियड के नाम से बोला जाता है। The next point is colonization of India.
when one country is ruled by another, many political, economic, social and cultural changes take place in the colonized country. जब when country is ruled by another, जो किसी देश पर कोई दूसरी कंट्री जब रूल्ड करती है तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चर चेंजेस देखने को मिलते हैं उस कॉलोनाइज्ड कंट्री में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, और ये प्रोसेस कहलाता है कॉलोनाइजेशन. द कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड अ कॉलोनी, और जो कंट्री दूसरी कंट्री पर रूल करती है उसे कहते हैं कॉलोनी. और वाइल द कंट्री दैट रूल्स इन इंडिया कॉल्ड द इम्पेरियलिस्ट कंट्री, और जो जिसके हाथ में पावर होती है उस देश के ऊपर राज करने की, वो इम्पेरियलिस्ट कंट्री कहलाती है. द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज imperialist country colonized in order to derive maximum benefit for itself by exploiting the economy of its colony. जो imperialist country थी, यानी जिनके हाथ में पावर थी, वो उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई इन derive maximum benefit, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेने की, अपने बेनिफिट्स लेने की, टू एक्सप्लॉइटिंग की जो कॉलोनी है, जो दूसरे लोग राज कर रहे हैं उनकी इकोनॉमिक व्यवस्था को ख़राब करना, एक्सप्लॉइट करना, मिसयूज़ करने के लिए ये काम किया गया. फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उस समय पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई. इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए. द नीड टू कंट्रोल टेरिटरीज, उनका मकसद था टेरिटरीज को कंट्रोल करना, दैट वुड सर्व एज मार्केट फॉर देयर प्रोडक्शन, जो कि उनका जो मार्केट है, उनके देश का जो मार्केट है वो प्रोडक्शंस के लिए बने. एंड ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज रिजल्टेड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ मैनी नॉन यूरोपियन कंट्रीज बाय इंग्लैंड. और अब उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, का ये रिज़ल्ट रहा. और बहुत सारे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि इंग्लैंड के ही थे, उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया कि उन्होंने जो मार्केट में रॉ मटेरियल भेजना शुरू कर दिया. दिस वॉज हाउ इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ इंडिया, और इसी तरह से इंडिया जो थी वो इंग्लैंड की कॉलोनी बन गई. लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड. In 1600 CE, a group of English traders founded the English East India Company. 1600 CE में अब बहुत सारे इंग्लिश ट्रेडर्स ने एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत करी इन लंदन में. अ रॉयल चार्टर वॉज ग्रांटेड इट बाय क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड. जो इंग्लैंड की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने एक रॉयल चार्टर यानी एक ऑर्डर पास किया जो पहले से ही अर्लियर थॉमस रॉय द एनवॉय ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, जो कि पहले ही थॉमस रॉय, जो कि बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर इंग्लैंड के राजा थे, गॉट सर्टेन ट्रेडिंग राइट्स फॉर द EEIC. उन्हें बहुत सारे ट्रेडिंग राइट्स मिले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रॉम द मुगल एम्परर जहांगीर ने, जो कि उनको ये राइट्स दिए थे हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए. लेटर द मुगल एम्परर फारूक शाह ग्रांटेड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स टू द इंग्लिश मर्चेंट थ्रू अ रॉयल फरमान. और बाद में मुगल एम्परर फारूक शाह ने इस इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग राइट्स को आगे ग्रांट किया, आगे उस भेजा इंग्लिश मर्चेंट को हमारे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, और ये फरमान इज़ अ रॉयल ऑर्डर था. The next point is India under colonial rule, major development. All of you understood the colonization कि किस तरह से इंग्लैंड हमारे देश में colonization करा ब्रिटिश पीरियड के नाम से. सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने हमारे यहाँ से व्यापार करने ट्रेडिंग राइट्स लिए, जो कि मुग़ल एम्परर फारूक शाह के द्वारा लिए गए थे. तो उन्होंने अपने धीरे धीरे अपने पाँव फंसाने शुरू कर दिए, हमारे यहाँ पर रहना शुरू कर दिया. नाउ द इंडियन अंडर कॉलोनियल रूल मेजर डेवलपमेंट. अब इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था उसमें क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए इंडिया में. द मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, जो कॉलोनियल रूल था उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंजेस हुए. दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और ये टाइम पीरियड था जब इंडियन नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय एकता की शुरुआत हुई, बढ़ावा मिला. Let us study these development in detail. First is political development. The establishment of the British Indian Empire marked the most significant political change during the colonial period. जब ब्रिटिश इंडियन एम्पायर हमारे यहाँ पर बना, इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज था
कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर। इन 1757 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल किंगडम एंड प्रोविंसेस। 1757 में जब बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे वो डिवाइड हो गए बहुत सारे राज्यों में और प्रोविंसेस क्षेत्रों में ओवर द नेक्स्ट 190 ईयर्स। और अगले 190 सालों तक ब्रिटिश ने हमारे यहाँ से डायरेक्ट रूल किया इन सब जगहों पर, इंडिया के सब पार्ट्स में। दे इनडायरेक्टली रूल्ड ओवर ऑल अदर लोकल किंगडम, और उन्होंने इनडायरेक्टली भी रूल किया लोकल किंगडम्स पर, जो कि लोकल किंगडम से यानी जो आप रूलर्स राज कर रहे थे उन पर भी, और प्रिंसली स्टेट, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर राजा राज करता है, रूलर राज करता है उन स्टेट्स पर, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ब्रिटिशर्स के हाथ में था। टिल 1857 द EIC रूल्ड इस कॉन्क्योर्ड टेरिटरीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और 1857 तक EIC ने यहाँ पर इन टेरिटरीज पर, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पर अपना अधिकार जमाया। देयर आफ्टर द ब्रिटिश क्राउन एक्साइज डायरेक्ट कंट्रोल, और बाद में 1857 के बाद में ब्रिटिश क्राउन का सीधा डायरेक्ट कंट्रोल हमारे देश पर हो गया, यानी ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्वीन एलिजाबेथ का। Another important development was the rise of an organized opposition to British rule by Indian। और दूसरा important development क्या हुआ? जो कि ब्रिटिश रूल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज थे, यानी इंडियंस जो थे, यानी जो लोकल जमींदार, पेजेंट्स, किसान, सिपाही जो कि आर्मी में थे, एंड ट्राइबल पीपल और जनजातियों यानी जंगलों में रहने वाले लोग। लेटर इट बिकम मोर ऑर्गेनाइज अंडर इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप। ये लोग सब ऑर्गेनाइज्ड हो गए क्योंकि इनका सारा कंट्रोल इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप्स के पास आ गया, कलेक्टिवली नोन एज नेशनलिस्ट। इनको एक साथ कहते हैं नेशनलिस्ट, यानी राष्ट्रीय लोग। The establishment of a constitutional, administrative, legal, military and political structure through which the British ruled India was also an important political development during colonial period। जो establishment हुआ constitutional administrative का, यानी हमारे देश में कानून की शुरुआत हुई, legally हुआ यानी लॉ के हिसाब से, मिलिट्री यानी आर्मी आई, एंड पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो ब्रिटिश रूल के द्वारा हुआ इंडिया में, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट था कॉलोनियल टाइम में। नाउ अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किस तरह से कॉलोनाइजेशन बनने के बाद ब्रिटिशर्स ने सबको अंडर कंट्रोल किया। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन पे रूलर्स तो राज करते थे, लेकिन कंट्रोल किसका होता था? ब्रिटिशर्स का। और अब जो जमींदार थे, पेजेंट्स थे, सिपाही थे, सब किसके कंट्रोल में आ गए? ट्राइबल्स वगैरह सब ब्रिटिशर्स के एजुकेटेड ग्रुप्स के अंतर्गत आ गए। जो पढ़े लिखे लोग थे वो सब उसके अंतर्गत आने लग गए। नाउ द इकोनॉमिक चेंजेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक स्फीयर केम अबाउट इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक वे में तो वो रेवेन्यू सिस्टम में हुआ, टैक्स में हुआ। लैंड रेवेन्यू वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। लैंड रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स था जो गवर्नमेंट को दिया जाता था। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सर्वेड द कंट्री साइड एंड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उस समय पर हमारे देश में, उन्होंने सर्वे किया सब जगह पर पूरे कंट्री में, और एक फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स निर्धारित करा कि लैंड पर कितना टैक्स लोग देंगे। जनरली द लैंड रेवेन्यू वॉज अ फिक्स एट वेरी हाई रेट, पर ये जो लैंड रेवेन्यू जो फिक्स किया गया उसकी रेट्स बहुत हाई थी, लीडिंग टू हार्डशिप जो बहुत मुश्किल था, फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड रिबेलियंस, और इसकी वजह से लोग उसको देने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा फेमाइंस हो रहे थे यानी अकाल और वो फ्लड जैसी चीज़ें भी हो रही थी, और रिबेलियंस, और बहुत सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे, विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। रिबेलियंस मीन्स विद्रोह करने लग गए थे। इनिशियली द मेन आइटम्स टेकन फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड टू ब्रिटेन वर स्पाइसेस, कैलिको एंड फाइन कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड मसलिन। उस समय पर जो मेन आइटम्स था जो इंडिया से लेकर बाहर इंग्लैंड जाता था, ब्रिटेन जाता था, वो था स्पाइसेस, मिर्च मसाले, कैलिको एक बहुत ही मुलायम कपड़ा होता है कॉटन का, एंड फाइन कॉटन और एक बहुत अच्छी कॉटन जिसे मसलिन के नाम से जाना जाता है, वो सारी चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। दीज आइटम वॉज इन ग्रेट डिमांड, और ये ब्रिटेन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एंड यूजुअली पेड फॉर इन बुलियन, और ये इसके बदले में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स देते थे।
Bullion means gold and silver coins. Later many Indians were forced to cultivate opium. और बाद में इंडियंस को मजबूर किया गया ओपियम, ओपियम यानी अफीम, अफीम की एक खेती होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया कि वो लोग करें. एंड दैट वाज देन एक्सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश टू चाइना इन ल्यू ऑफ टी. और उसको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर के देशों में, और ब्रिटिशर्स के द्वारा, और चाइना से उसके बदले में क्या लेंगे, चाय, टी, क्योंकि चाइना की टी फेमस थी और हमारे यहाँ पर ज़बरदस्ती ओपियम की खेती कराई गई जिससे कि ब्रिटिशर्स उसको एक्सपोर्ट कर सके अपने देशों में और और चाइना में भेजें और उसके बदले में टी लें. द मेन पर्पस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज टू प्रमोट द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड. और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पस था अपने यहाँ इंग्लैंड में जो है प्रोडक्ट्स, उनके व्यापार को मैन्युफैक्चर करना और बढ़ाना, क्योंकि वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल अपने देश में ले जाते थे और वहाँ से बना के भेजते थे. When India became a full-fledged colony, जब इंडिया पूरी तरह से कॉलोनी बन गया ब्रिटिशर्स की, इट एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल सच एज जूट एंड कॉटन टू इंग्लैंड. अब उनका जो रॉ मटेरियल था कॉटन और जूट वो इंग्लैंड जाने लगा फॉर द ब्रिटिश फैक्ट्रीज के में बन के लिए इन स्कॉटलैंड एंड मैनचेस्टर में. द फिनिश गुड्स मेड एट दीज फैक्ट्रीज वर देन सोल्ड बैक टू इंडियंस. और वहाँ से फैक्ट्रीज से बन के माल यहाँ पर वापस इंडिया में बिकने आने लग गया, बेचने आने लगा एट प्राइस ऑफ मच हायर देन, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी दोज ऑफ दैट द रॉ मटेरियल वर ब्रॉट फ्रॉम इंडिया. जो कि रॉ मटेरियल वो जो इंडिया से लेकर गए थे उससे ज़्यादा वहाँ पर बन के माल यहाँ पर बहुत हाई रेट्स में आने लगा. ओवरऑल ट्रेड विच हैड इनिशियली फेवर्ड इंडिया बिकम अनफेवरेबल. और जो ट्रेड वो लोग करना चाहते थे फेवर्ड था उनके लिए, अब वो अनफेवरेबल हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वो सस्ता लेकर जाते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स वो बहुत महंगा लेकर आते थे. अनदर चेंज केम अबाउट ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. और दूसरा जो बदलाव आया वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का आया, जो कि यहाँ के जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी उनको ख़त्म करना. वीविंग, पॉटरी, आयरन स्मेल्टिंग एंड ब्रास वर्क जो यहाँ पर किए जाते थे उसको ख़त्म करना, विच ऑफन पोज द चैलेंज टू ब्रिटिश ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग. अब ब्रिटिश उनसे व्यापार करने लगे, अपनी बनाई हुई चीज़ें मैन्युफैक्चर करने लगे और इस वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द इकोनॉमिक चेंजेस कि रॉ मटेरियल बाहर के देशों में जाने लग गया और वहाँ से महंगे हाई रेट्स में वापस यहाँ पर आने लग गया. Now the next is social change. Some important social changes took place during this period. कुछ सामाजिक बदलाव भी आए. They dealt with issues of the caste system. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आई, कास्ट सिस्टम की आई. ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू वुमेन. अब ट्राइबल सोसाइटीज़ में और जो था वुमेन के साथ एंड ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू वुमेन, और जो ट्रीटमेंट होता था, व्यवहार होता था वुमेन का, वो बहुत ख़राब होता था. यानी उनकी स्थिति जो थी, उनका स्टेटस था वुमेन का, वो बहुत ख़राब था. वाइड स्प्रेड रिफॉर्म मूवमेंट वर लेड बाय सोशल रिफॉर्मर्स सच एज राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वरचंद विद्यासागर. और इस रिफॉर्म मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए कि वुमेन का स्टेटस बराबर रहे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए. उनमें राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आता है. सम सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन वर पास. कुछ कानून बने बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा विच बैंड सती, जिसमें सती पर रोक लगाई गई, यानी अपने हस्बैंड की डेथ के साथ जल जाना, दिस इज़ कॉल्ड सती, और इस पर बैन किया गया. एनकरेज विडो रीमैरिज, और वापस से विधवाओं का विवाह करवाना, उनको एनकरेज करना. प्रिवेंटेड चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाना. रेगुलेटेड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और लड़कियों की शिक्षा पर भी ज़्यादा ध्यान देना. Another important change was an effort to integrate tribal people into mainstream society. और जो ट्राइबल लोग जो बिल्कुल हमारी सोसाइटी से बिल्कुल अलग थे, उनको आगे लाना, हमारी सोसाइटी से मिलाना. Another set of changes affected the Indian educational system. और बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ा. ब्रिटिश required a large number of people to run different level of administration. ब्रिटिश चाहते थे कि बहुत बड़ी मात्रा में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है. Therefore, they
हॉल्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उस समय पर जो एजुकेशन थी वो ट्रेडिशनल सिस्टम वाली थी, लीडिंग टू द बर्थ ऑफ एन इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, और जो अभी जो पैदा होने के बाद लीडिंग टू द बर्थ टू एन इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश एजुकेटेड हो वो अभी तक नहीं था। दिस क्लास नॉट ओनली प्रोड्यूस ब्यूरोक्रेट्स टू सर्व द ब्रिटिश रूलर्स, और जो ये क्लास था मिडिल क्लास था, वो अभी तक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे जो ब्रिटिश रूलर्स के अंडर काम करें। इट गेव राइज टू सम आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और वो ही ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करी ब्रिटिश रूलर्स के खिलाफ। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे. All of you understood the political, economical and social changes. If any queries, any doubts, just ask me.